हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना बकवास किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और फिर इलेक्शन को जीतने के बाद गवर्नमेंट में अपना पावर होल्ड करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला कि वो लोग कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो कि सोसाइटी के लिए बना होता है उसको वो लोग एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं विथ अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। दूसरा पॉइंट कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, इसलिए जो पार्टीज़ होती हैं वो लोगों को समझाती हैं और बताती हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो है वो दूसरे पार्टीज़ से बेटर क्यों है। तीसरा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना इलेक्शन जीत जाती है तो वो अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो पार्टीज जो है वो सोसाइटी का पार्ट है और उनमें पार्टीशनशिप आता है। तो अब पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन का मतलब होता है एक पर्सन जो कि एक पार्टी को स्ट्रांगली कमिटेड है, यानी कि वो एक पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली कमिटेड है, चाहे वो पार्टी गलत हो या सही हो, वो उस पार्टी का ही साइड लेता है। इसे हम पार्टीशनशिप कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरा फॉलोअर्स। नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला है वो इलेक्शन करवाती हैं। तो बहुत सारे डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि इलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच लड़ा जाता है जिन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिलेक्ट करती है। और पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके, अलग अलग वेज में सिलेक्ट करती हैं। जैसे कि यूएस में क्या होता है कि वहाँ पर मेंबर्स और सपोर्टर्स जो होते हैं एक पार्टी के, वो ही कैंडिडेट को चूज करते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि जो टॉप पार्टी का लीडर होता है वही कैंडिडेट चूज करता है जो इलेक्शन लड़ता है। सेकेंड फंक्शन है कि पार्टीज जो है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं। तो ईच वन ऑफ अस, यानी कि हम सभी के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हमारे सोसाइटी के लिए बेटर है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे व्यूज़ को देखना पॉसिबल नहीं है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे सिमिलर ओपिनियंस को एक साथ मिलाकर उसे एक पॉलिसी बना दिया जाता है। तो पार्टीज़ क्या करती हैं कि वो वास्ट मल्टीट्यूड ओपिनियंस को रिड्यूस करके, उसे कम करके फ्यू बेसिक पोजीशंस में बना देती हैं, फ्यू बेसिक पॉलिसीज में उसे बना देती हैं। तो एक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना पॉलिसीज जो है वो रूलिंग पार्टी के पॉलिसीज से बेस करके बनाए, यानी कि जो पार्टी अभी रूल कर रही है और उसके जो पॉलिसीज है उन्हीं पॉलिसीज को बेस करके वो अपने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए। थर्ड फंक्शन है पार्टीज हैव डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज। फॉर्मली क्या होता है कि लॉज जो है उन्हें डिबेट और पास किया जाता है लेजिस्लेचर में, बट सिंस वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वो उन्हीं डायरेक्शन, यानी कि वो उन्हीं लॉज को पास करते हैं जो कि उनके पार्टी के फेवर में हो, जो उनके पार्टी को लीडरशिप दिला सके, और वो अपना पर्सनल ओपिनियंस इसमें ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और उन्हें रन करती हैं। तो जो बिग पॉलिसी डिसीजंस होता है उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है उन डिसीजंस को, और वो डिसीजंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से ही आती है। फिर जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो लीडर अपना चूज करती हैं, फिर उन्हें ट्रेन करती हैं और फिर उसे मिनिस्टर बना देती हैं ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके इन द वे दे वांट। नेक्स्ट फंक्शन है रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो जो पार्टीज इलेक्शन में हार जाती हैं वो जो पार्टी पावर में है उसके ऑपोजिशन में काम करती हैं, यानी कि उसको अपोज करती हैं। किस तरीके से? यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जो पावर में है वो कोई गलती करता है या फिर रॉन्ग डिसीजन लेता है तो वो उसे अपोज करती हैं, उसके खिलाफ खड़ी होती हैं और उसके बारे में पब्लिक्स को
डिफरेंट अपना व्यूज़ जो है वो बताती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। तो पार्टीज जो है वो इश्यूज को रेज करती हैं और उसे हाईलाइट करती हैं। पार्टीज के लैक ऑफ एक्टिव मेंबर्स जो है वो ऑल ओवर द कंट्री में स्प्रेड होते हैं। बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स है वो भी पॉलिटिकल पार्टी के ही पार्ट होते हैं, जो कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में स्प्रेड होते हैं। तो पार्टीज़ जो है वो क्या करती हैं कि वो मूवमेंट्स लॉन्च करती हैं ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं यानी कि जो आम लोग होते हैं वो अपने अप्रोच को लेकर एक लोकल पार्टी लीडर के पास जाते हैं रादर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। इसीलिए वो पार्टी से ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि वो उसे फुल्ली ट्रस्ट भी ना करे फिर भी वो पार्टी से ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि वो अपने अप्रोच को एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर के पास ही लेकर जाते हैं और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं ले जाते। तो जो पार्टीज है उन्हें लोगों के नीड्स को, उनके डिमांड्स को फुलफिल करना होगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में जो लोग हैं वो उस पार्टी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों ज़रूरत है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत को तभी समझ पाएंगे जब हम एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करेंगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो ही ना। तब क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में आएंगे वे सभी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उन्हें हैंडल करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो कोई भी लोगों से प्रॉमिस नहीं करेगा कि वो क्या पॉलिसी चेंज करेगा, वो क्या सुधार लाएगा। कोई भी कैंडिडेट लोगों से ऐसी प्रॉमिसेस नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में भले ही एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को हैंडल करेंगे और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि एक कंट्री को कैसे चलाया जाए। तो एक कंट्री को चलाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डायरेक्टली लिंक है विद द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, यानी कि लार्ज सोसाइटीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा सोसाइटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए उन्हें एक एजेंसी की ज़रूरत होती है जो ये सभी इंफॉर्मेशंस को, यानी कि लोगों के व्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, सभी को गैदर करके उसे गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। तो ये काम कौन करता है? ये काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। उन्हें एक मैकेनिज़्म का ज़रूरत होगा जो सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, पॉलिसीज़ बनाए, जस्टिफाई करे और उन्हें अपोज भी करे। और वो कुछ तरीके लाए जिससे वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो ये सारे डिमांड्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफ़िल करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एसेंशियल फीचर फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड नेसेसरी फॉर इट्स सक्सेसफुल फॉर्मिंग, यानी कि एक डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलायंस क्या होता है कि जब बहुत सारे पार्टीज एक मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ आ जाती है, वो हाथ मिला लेती हैं ताकि वो इलेक्शन को लड़ पाएँ और पावर जीत पाएँ, यानी कि इलेक्शन को जीत पाएँ। तो इसका एग्जाम्पल है कि 2004 में 3 मेजर अलायंस फॉर्म हुआ था पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया था। तो हर एक कंट्री जो है अपना पार्टी सिस्टम डेवलप करता है अपने कंट्री के हिसाब से, यानी कि उसके कंट्री को जो सूट करता है उसके हिसाब से वो कंडीशन को देखते हुए अडॉप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इंडिया का जो सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और इंडिया एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, इसलिए यहाँ पर 2 या 3 पार्टीज़ पूरे कंट्री को नहीं देख सकते। पूरे कंट्री को ऑब्जर्व करना 2 या 3 पार्टी के बस की बात नहीं है, इसलिए इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया था। सेकेंड पॉइंट की पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही लंबे समय से चलता है। हमारे कंट्री के नेचर, सोसाइटी, सोशल और रिलीजियन डिविजन्स के हिसाब से सिस्टम ऑफ इलेक्शन और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है।
और इसे इतना जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से फॉर्मुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट बना के उसे अच्छी तरह से चलाने के लिए, सबको गवर्नमेंट मशीनरीज अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया था। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, तो जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनका यूनिट यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स बहुत सारे स्टेट में होते हैं, लेकिन ये सारे जो यूनिट्स होते हैं ये फॉलो करते हैं कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जिन्हें नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। तो जितने भी पार्टीज़ हैं हमारे कंट्री में वे सभी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जो है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है और जो लार्ज पार्टीज़ होती हैं उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो हर एक पार्टी को एक यूनिक सिंबल मिलता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे उस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट या वो पार्टी यूज़ कर सकता है उस सिंबल को। तो जिन जिन पार्टीज़ को ये सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। या तो इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जो पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स सिक्योर करता है इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और विन करता है एटलीस्ट 2 सीट, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्टेट पार्टी। और जो पार्टी सिक्योर करता है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ नेशनल पार्टी। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो रीजनल पार्टीज़ है वो डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही हैं। कैसे? रीजनल पार्टीज़ यानी कि वो पार्टीज़ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को देखती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की रीजनल पार्टीज़ जो है उनका नंबर एज वेल एज उनका जो स्ट्रेंथ है यानी कि उनकी जो मजबूती है वो इंक्रीज़ हुआ है, की वजह से पार्लियामेंट जो है वो पॉलिटिकली और ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। सेकेंड पॉइंट की कोई भी एक नेशनल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर सकता लोकसभा में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नेशनल पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस यानी कि एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट की 1996 से नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो नेशनल लेवल कोलिएशन गवर्नमेंट का पार्ट हो। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है और जो फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा ही मजबूत हुआ है हमारे कंट्री का। जो स्टेट पार्टीज़ होते हैं वो अपने रीजन के ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स प्रूफ करते हैं कि रीजनल पार्टीज़ जो है वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा ही मजबूत बना रही है। नेक्स्ट आता है हमारा रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था ताकि एमपीज और एमएलएज को पार्टी चेंज करने से रोका जा सके। आपने सुना होगा कि जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो अपना पार्टी चेंज कर लेते हैं और वो उस पार्टी में चले जाते हैं जो पार्टी जीतने वाला होता है, ताकि उनको मिनिस्टर बनने का चांस मिले और उनको कुछ कैश रिवॉर्ड्स मिले। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है वो अब कहता है कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर पार्टी चेंज करता है तो वो अपना सीट हार जाएगा या जाएगी लेजिस्लेचर से। सेकेंड पॉइंट की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है ताकि वो मनी का जो यूज़ है उसे कम कर पाए और जो क्रिमिनल्स पार्टीज़ में आ जाते हैं उनको कम कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं कि वो एक एफिडेविट दिखाएंगे, जिनमें उनका एफिडेविट मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिनमें उनका सारे डिटेल्स होंगे उनके प्रॉपर्टी के ऊपर और उनके क्रिमिनल केसेस कितने हैं उनके अगेंस्ट, उन सभी का डिटेल्स होगा उस एफिडेविट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है। थर्ड पॉइंट की इलेक्शन कमीशन ने नेसेसरी कर दिया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस लड़ेंगे और वो फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स। पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है लेकिन अब तक ये उतना फॉर्मल नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो पार्टीज जो है वो
मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखती है, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स करवाती है और ना ही वो रेगुलरली इंटरनल इलेक्शंस करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि पार्टी के अंदर क्या रहा है, और इसकी वजह से वो पार्टी के साथ कनेक्टेड भी नहीं रहते हैं, और अगर पार्टी कोई गलत डिसीजन ले तो वो उसे करेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो पार्टी का लीडर होता है उसके पास सारा पावर आ जाता है कि वो पार्टी के नाम पर कोई भी डिसीज़न ले सकता है, और क्योंकि पावर जो है वो लीडर के हाथ में होता है, जो कि एक या फिर कुछ लीडर्स होते हैं, तो अगर कोई लीडरशिप को इनकार करता है यानी कि लीडर के डिसीजन को इनकार करता है तो वो पार्टी से उसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लॉयल्टी जो है वो पार्टी के प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ पर ज़्यादा नहीं आती, बल्कि यहाँ पर लॉयल्टी जो है वो लीडर को दिखाना पड़ता है, यानी कि उस पार्टी का जो लीडर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ना कि उस पार्टी के जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स या प्रिंसिपल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाते। सेकंड चैलेंज है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये जो है ये फर्स्ट वन से रिलेटेड है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ओपन या ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर्स फॉलो नहीं करती है, प्रैक्टिस नहीं करती है, यानी कि वो खुलकर अपना प्रोसीड्यूर्स नहीं बताती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पार्टी के जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं वो पार्टी के टॉप लेवल पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो पार्टी का लीडर होता है उसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होता है, और वो इस पावर का इस्तेमाल गलत तरह से करता है, और वो क्या करता है कि उसके क्लोज में जो लोग हैं, इवन उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको अपना पावर दे देता है। तो बहुत सारे पार्टीज़ में क्या होता है कि उस पार्टी का जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा एक फैमिली का मेंबर ही कंट्रोल करता है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि एक ऐसे पीपल के हाथ में पावर आ जाता है जिसको ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही वो ज़्यादा पॉपुलर है। थर्ड चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो क्योंकि पार्टीज ज़्यादा फोकस्ड रहती है इलेक्शन को जीतने में, तो वो शॉर्टकट्स यूज़ करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। वो एक ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं जिसके पास बहुत सारे पैसा है और वो बहुत सारे पैसा खर्च कर सकता है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। रिच पीपल और कंपनीज जो इस पार्टी को फंड प्रोवाइड करती हैं वो इस पार्टी के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स और डिसीजन से जुड़ जाती हैं, यानी कि जो रिच पीपल और कंपनीज इन पार्टीज़ को फंड प्रोवाइड करती हैं वो इस पार्टी के लिए पॉलिसीज़ या डिसीजंस ले सकती हैं। कभी कभी तो पार्टीज़ क्रिमिनल्स का भी सपोर्ट लेती है इलेक्शन को जीतने के लिए। नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करने के लिए पार्टीज़ में कुछ डिफरेंस तो होना ज़रूरी है। तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि बहुत सारे पार्टीज़ के जो आइडियाज़ हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि एग्जांपल लेकर देख लो कि जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन का, उनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो एग्री करते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर, यानी कि वो दोनों ही एग्री करते हैं कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट पर, लेकिन डिफरेंट इतना ही है कि उनमें पॉलिसीज़ को कैसे फ्रेम और इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि पॉलिसीज़ बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वही बस अलग है। हमारे कंट्री में भी जो मेजर पार्टीज़ हैं और उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो भी बहुत कम है, और जो सच में कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ लाना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि कभी कभी जो लोग हैं वो डिफरेंट लीडर को इलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, यानी कि जो लीडर ये पार्टी का था वो फिर शिफ्ट होके दूसरा पार्टी का बन जाता है। तो इसलिए इसके पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स अलग होने के बावजूद भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो उसे इलेक्ट करें, क्योंकि वो लीडर वही है जो कल दूसरे पार्टी में था। तो यहाँ पर लोगों को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल रहा है, वोटर्स को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल रहा है।
तो ये थे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। नाउ कुछ अलग रिफॉर्म्स, अदर रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ अलग बदलाव जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ला सकते हैं। पहला कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं बाय पिपिटेशंस, एग्रीगेशन एंड पब्लिसिटी। सेकेंड पॉइंट कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगेगा कि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो इन सारे रिफॉर्म्स को नहीं अपना रहे हैं, तो वो खुद ब खुद ही इन सारे रिफॉर्म्स को लेकर सीरियस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्प्रूव करना होगा खुद को, और जो भी चाहे वो इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है डिपेंड करता है ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इन सभी पार्टीज़ को बदलना या इनमें कुछ चेंजेस लाना, सुधार करना, ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है अगर इनमें सिटीजन्स जो है वो पार्ट ना लें और वो क्रिटिसाइज़ करें। तो नाउ आपकी बुक में कुछ सजेशंस दे रखा है जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार ला सकते हैं। पहला कि कुछ ऐसे लॉज बनाया जाए जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स है उन सभी को चेक कर पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ। सेकंड पॉइंट कि ये कंपलसरी होना चाहिए हर एक पार्टी के हर एक मेंबर्स के लिए कि वो रजिस्टर को मेंटेन करे और उस पार्टी में जितने भी अथॉरिटी है वे सभी इंडिपेंडेंट रहें और उस पार्टी में ओपन इलेक्शन होता रहे। हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी इलेक्शंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की मिनिमम 1/3 टिकट्स जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में। फोर्थ पॉइंट की जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन सभी को भी मौका मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए। उस पार्टी का जो भी डिसीजन है, जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, उन सभी में वुमेन कैंडिडेट्स को भी पार्ट मिलना चाहिए। ओके, नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ compete करते हैं पावर में आने के लिए और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के पास चांस होता है कि वो पावर में आ सकती है अपने स्ट्रेंथ के दम पर, अपने मजबूती के दम पर और इन अलायंस विथ अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर, हम इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो ये तो था मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है? कुछ कंट्रीज़ में पावर जो है वो चेंज होता रहता है 2 मेन पार्टीज़ के बीच में ही। उस कंट्री में भले ही बहुत सारे पार्टी एग्जिस्ट करते हों, वो भी इलेक्शन में लड़ते हो, लेकिन वो बहुत ही कम सीट जीत पाते हैं नेशनल इलेक्शन में, नेशनल लेजिस्लेचर में वो बहुत ही कम सीट जीत पाते हैं। लेकिन जो सीरियस इलेक्शन होता है वो इन्हीं 2 मेन पार्टीज़ के बीच में होता है और इन्हीं 2 पार्टीज़ का चांस होता है पावर में आने का। तो इस सिस्टम को हम बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर लोगों के पास क्लियर चॉइस होता है और बाई पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है यूएस और यूके। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।